बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपने ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको एमसीक्यू एंड जो मेन कंटेंट है इस चैप्टर का वन शॉट में पार्ट में वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमने बेसिकली 4 टाइप्स के रिसोर्सेज के बारे में कवर किया था। तो देखा जाए तो सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमें 2 टाइप्स के जानने को मिलता है, एक होता है बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। बायोटिक के अंदर हम लिविंग थिंग्स को काउंट करते हैं, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं, फ्लोरा फोना ये सभी इंक्लूडेड है। और एक तरीके से जो अबायोटिक है उसके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को काउंट करते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो या फिर रॉक्स क्यों ना। उसी तरह अगर हम सेकंड बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, तो इसमें भी 2 टाइप्स के आते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नाम से पता चल रहा है कि एक बार कंजप्शन हो जाए तो दोबारा से उनको रिन्यू किया जा सकता है, तो वो रिन्यूएबल हो गए, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। और उसी तरह नॉन रिन्यूएबल के अंदर अगर एक बार इनका कंजप्शन हो जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जैसे आप कह सकते हो पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सारी चीजें। ओनरशिप के बेसिस पे भी 4 टाइप्स के हमें जानने को मिलते हैं, जिसमें इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। और लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो एक होता है पोटेंशियल, जो वो रिसोर्सेज जिनके अंदर पोटेंशियल है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये ऐसे रिसोर्सेज है जिनमें अच्छी खासी पोटेंशियल है। बस ये भी हमें देखना पड़ेगा, ये कॉस्टली भी काफी ज्यादा होते हैं। डेवलप, जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेकआउट किया जा सका है। स्टॉक एंड रिजर्व, जो कि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा है और कहीं ना कहीं हमें टेक्नोलॉजी अभी पता नहीं है, इस वजह से हम इनका यूज भी नहीं कर पा रहे। जैसे पता होगा तो हम कर लेंगे। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर आप 4 टाइप्स के मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिव द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हालांकि मैंने अभी आपको इसके बारे में बता दिया, बट फिर भी द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रिन्यू और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और उसी तरह ठीक इसके अपोजिट होता है नॉन रिन्यूएबल, जो कि एक तरीके से अगर इनका कंजप्शन हो जाए एक बार तो इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं दोबारा से बनने में। तो पेट्रोलियम, कोल, ये सारे वही एग्जांपल है, और उसके अंदर आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन चीजों को काउंट कर सकते हैं रिन्यूएबल वाले में। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द व्यूज ऑफ गांधी जी ऑन रिसोर्स कंजर्वेशन। अब देखिए, कभी कभार ऐसे स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई फेमस पर्सनैलिटी ने किसी चीज के बारे में क्या कहा था। नॉट ओनली रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, हर एक लेसन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं जो किसी फेमस पर्सनैलिटी के थ्रू बताए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर मार्क करके रखिएगा, गारंटी नहीं लेना। तो देखिए, गांधी जी का क्या व्यू था रिसोर्स कंजर्वेशन के ऊपर। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड्स। यानी कि बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो हर किसी की जरूरत के लिए होते हैं, ना कि हर किसी की लालच के लिए। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लेशन एट द ग्लोबल लेवल। कहने का मतलब यही है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने ग्रोथ की चक्कर में रिसोर्सेज को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं, अपने फायदे के लिए ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके एक तरीके से डीमेरिट्स भी कुछ अलग हो सकते हैं, जिनका जो इंपैक्ट है वो हमारे एनवायरनमेंट पे काफी बुरी तरीके से पड़ सकता है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मैसेस। तो मास प्रोडक्शन के वैसे वो खिलाफ थे। मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया के अंदर भी आया था ना, तो गांधी जी ने उस समय भी बोला था कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये इंडिया को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिएगा। तो आपने वो चरखा के बारे में सुना होगा। जी हाँ, इन्होंने एक तरीके से जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे ना, जो देश के थे, जो हाथों से ज्यादा काम होता था, उनके ऊपर इन्होंने ज्यादा बिलीव किया था एज कंपेयर टू ये जो मशीनीकरण ज्यादा, क्योंकि ये एक तरीके से जॉब की जो सिक्योरिटी होती है उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द 5 टाइप्स ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो जब मैं आपको लेसन कवर करा रहा था तो सभी के बारे में मैंने को डिटेल में भी बताया था। तो अगर हम इनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पे हमने फॉरेस्ट एरिया को एक तरीके से लैंड रिसोर्सेज के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि आप भी जानते हो इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए फॉरेस्ट के लिए प्लेस छोड़ना काफी जरूरी होता है। देन सेकंड नंबर पे वो लैंड आते हैं जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा यूज किए जाते हैं। एक होता है बैरन एंड वेस्ट लैंड, जिसे हम बंजर भूमि कहते हैं। दूसरा होता है लैंड पुट ऑन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, चाहे फिर वो बिल्डिंग हो, रोड्स हो, फैक्ट्रीज हो, उसको बनाने के लिए भी काम आता है। ये थोड़ी कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर ही एग्रीकल्चर ही करते रहें।
अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसके अंदर फैले लैंड को एक्सक्लूड किया गया है, तो इसके अंदर परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड आते हैं। तो ग्रेजिंग लैंड वही होते हैं जहां पे जो पशु होते हैं एक तरीके से उनको जो चारा खिलाया जाता है। लैंड अंडर मिसलीनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो, तो ये वो होते हैं जो कि नेट जोन एरिया इसके अंदर इंक्लूड नहीं किए जाते। तो यानी कि एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एंड लास्ट है कल्टीवेबल वेस्ट लैंड, यानी कि ये वो लैंड होते हैं जो कि अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 ईयर्स से, तो आप इसको भी इस कैटेगरी में रख सकते हो। तो ये कल्चरल कैटेगरी में भी काउंट किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है फैलो लैंड, जो कि 2 टाइप्स के होता है। एक होता है करंट फैलो लैंड्स, ये वो होते हैं जहां पे लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 या फिर लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, तो जब तक खेती नहीं की हो। इसके अलावा अदर देन करंट फैलो लैंड, तो ये वो होते हैं लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर लास्ट 1 to 5 ईयर के लिए। और लास्ट होते हैं नेट जोन एरिया, तो हमारे इंडिया के अंदर जो नेट जोन एरिया है वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एरिया जोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट जोन एरिया इज नोन एज अ ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अब मैं हरियाणा पंजाब के एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो आप देखोगे नेट जोन एरिया यहाँ पे 80% के समथिंग है, क्योंकि आप भी जानते हो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कल्टीवेशन की जाती है, एग्रीकल्चर की जाती है, वो इन्हीं स्टेट्स के यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन बी सॉल्व, यानी कि जो पेड़ों की कटाई होती है, ये जो समस्या है इसको कैसे सॉर्टेड किया जा सकता है। लेट्स सी। सबसे पहले देयर आर मेनी वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो सबसे पहले आता है एफोरेस्टेशन, यानी कि पेड़ लगाओ, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। सेकेंड आता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड डन्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसिश। थर्ड है कि इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरिया प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो कुछ इन बेसिस पे हम एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन को जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जब मैं आपको लेसन कवर करा रहा था तो एफोरेस्टेशन फर्स्ट हो गया, देन सेकंड हो गया कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग हो गया, कि अगर सारे पशु सारी चीजें खा जाएंगे तो इससे भी नुकसान हो जाएगा। देन आप कह सकते हैं कि जो इरिगेशन होती है उसको भी थोड़ा बहुत लिमिट में यूज करना चाहिए। ओवर इरिगेशन की वजह से जो लैंड हो जाता है वो कल्टीवेशन के लिए आगे चल के ठीक नहीं रह पाता, और कहीं ना कहीं ओवर पॉपुलेशन भी एक तरीके से डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन माने जाती है, तो उसको भी हम एक तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल मानी जाती है। तो ये 2 हम कैरेक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला है कि एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। 40% के समथिंग ये आपको नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्पेशली जो हमारे ये जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारा जो एरिया ना, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इट इज मेड बाय डिपॉजिट ब्रॉड down by the river year after and very fertile and they are very suitable for cultivation, जैसा कि हमने कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपने देखा होगा ये जो हमने चैप्टर के अंदर ये जो ट्रायंगल के बेसिस पे समझा था, तो इसी के बेसिस पे आप ये भी समझ सकते हो कि हम सेंटर में रख देते हैं ह्यूमन को और यहाँ पे रख देते हैं इंस्टीट्यूशन को। ये हो गया हमारा नेचर और ये हो गया एक तरीके से टेक्नोलॉजी। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नेचर में इंटरफेयर करता है और साथ ही उसके बेसिस पे वो इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने का काम करता है, और ये जो साइकिल होती है वो एक तरीके से ऐसे ही काम करते रहते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंटर रिलेशनशिप हमें नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन सभी में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ओनरशिप बेसिस पे हमें 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। नंबर 1 होता है इंडिविजुअल, जो कि पर्सनल होता है, जैसे आपकी गाड़ी हो सकती है, आपका घर हो सकता है, यानी वो चीज जो कि आपके नाम पर है, तो वो इंडिविजुअल हो गया, यानी कि पर्सनल हो गया। देन सेकंड आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। तो ये वो रिसोर्सेज हो जाए जो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, जैसे आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो पार्क्स होते हैं वो सभी के लिए ओपन होते हैं। नेशनल रिसोर्सेज तो देखा जाए बेसिकली चाहे वो पर्सनल रिसोर्सेज हो या फिर कम्युनिटी हो, वो सारे के सारे नेशन के अंडर ही काउंट किए जाते हैं, तो सभी के सभी नेशनल रिसोर्सेज कहलाए जाते हैं। एक होता है इंटरनेशनल, यानी कि जो किसी के अंडर में भी नहीं आते, क्योंकि इंटरनेशनल है, जैसे आप कह सकते हो ओशियन, वो किसी के अंडर में थोड़ी है, तो इसको यूज करने के लिए हमें एक कमेटी या ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग कंट्री के जो मेंबर होते हैं वो ही उनके बन जाते हैं, ताकि एक तरीके से आप कह सकते हो कि सिमिलैरिटी बने रहे।
तो ये 4 टाइप्स के हमें रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था बच्चों की व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री विच इन्वॉल्व सर्वे, मैपिंग, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो बेसिकली अगर हमें किसी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले उसका सर्वे करेंगे, देन उसकी मैपिंग करेंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है, देन उसके बाद उसका मेजरमेंट करेंगे कि क्वालिटी क्वांटिटी इसकी कितनी है। सेकंड हमारा आता है इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशन टू सेट फॉर इंप्लीमेंटेशन द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब जब हमें पता चल गया कि रिसोर्स यहाँ पे हमने उसका सर्वे कर लिया, मैपिंग कर लिया, तो देन उसके बाद बात आती है टेक्नोलॉजी स्किल की, यानी कि वो लोग जो उस रिसोर्सेज का आगे चल के यूज करने वाले हैं, और ऐसे में इंस्टीट्यूशन की काफी ज्यादा हमें जरूरत होती है क्योंकि इन्हीं सभी चीजों के थ्रू हम इस प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। और सबसे लास्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा जब हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, तो वो होता है कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं क्या वो हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर हेल्प दे भी रहे हैं, हम फालतू में उनका यूज करते जा रहे हैं। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान विद द ओवरऑल नेशन डेवलपमेंट प्लान्स, तो ये काफी ज्यादा मैटर करता है। तो 3 बेसिस पे हम कुछ इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट से रिलेटेड है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें इंडिया के लैंड के बारे में ही इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला आता है कि वो है प्लेन लैंड एरिया जो कि 43% के समथिंग है। तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के लिए काफी बेटर माना जाता है क्योंकि प्लेन एरिया ना। देन सेकंड होता है माउंटेन, तो माउंटेन एरिया अब प्लेन तो होगा नहीं, और वहां पे आप ये भी देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है वो उसके लिए वो सुटेबल है नहीं, और इंडस्ट्री के लिए तो वो वैसे भी नहीं हो सकता। तो 30% ये एरिया जो कवर है एक तरीके से इकोलॉजिकल टूरिज्म के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा जो रेस्ट है 27%, तो अब हमारे देश के अंदर देखो बायोडाइवर्सिटी इतनी सारी ज्यादा देखने को मिलती है, तो जो प्लेटू रीजन होते हैं वो इनके अंडर में आता है 27%। तो आप देखते हो मिनरल्स हो गया, माइनिंग जो एक्टिविटी की जाती रहती है, स्पेशली छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे स्टेट है जहां पे माइनिंग एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। वेस्ट बंगाल भी इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो। तो आप कह सकते हो कि इंडिया हैज अ वाइड वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो इस तरीके से कुछ हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन रियो डी द जेनेरियो अर्थ समिट 1992। अब ये बेसिकली रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो थी वो 1992 में होती है। क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है एमसीक्यू वाला। तो बेसिकली प्लेस की अगर बात करें 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो थे इन्होंने इस समिट के अंदर एक तरीके से पार्टिसिपेशन लिया था, और ये 1992 में जून के मंथ में हुई थी। ब्राजील की ही कैपिटल थी पहले के समय रियो डी द जेनेरियो, हालांकि अब के समय ब्राजीलिया है, तो इसलिए इसे इंटरनेशनल अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑब्जेक्ट यही था कि एक तरीके से जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है ना उसके ऊपर मेन फोकस लाना था, और साथ ही सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल पे अचीव करने की बात की गई थी। और इसी के अंदर बच्चों हमने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जो कि था एजेंडा 21, यानी कि हमें बेसिकली क्या करना था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना था, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन के लिए जो चीजें है वो हिस्ट्री बन के रह जाए, वो सिर्फ किताबों में पढ़े, उनको रियल में उनका यूज ही ना मिल पाए। सो दैट इज द रीजन कि ये अर्थ समिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और हमने रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को लेके, उनके बेटर यूज को लेके, उनके डेवलपमेंट को लेके काफी इस समिट के अंदर चर्चा करी थी। तो ये था रियो डी द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 वाला। एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारी आज की इस क्लास का, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो बेसिकली जो सॉइल होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, और हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल के बारे में लेसन के अंदर कवर किया था। फिर चाहे वो एलुवियल सॉइल हो जो काफी ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल हो गया, उसी तरह रेड एंड येलो, एरिड जिसे डेजर्ट सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल थी। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो सबसे पहले अगर हम इनके मेन फैक्टर की बात करें फॉर्मेशन को लेके, तो सबसे पहले आता है कि द सोइल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सोइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ
relief parent rock or bed rock, climate, vegetation and other form of life and time are important factor in the formation of soil। और उसी तरीके से वेरियस फोर्सेस की अगर बात करें नेचर से रिलेटेड सच एज आप कह सकते हो कि टेम्परेचर का चेंज होना हो, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटी ऑफ डीकम्पोजिशन कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सोइल। और इसके अलावा केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंज जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और इसके अलावा सोइल आल्सो कंसिस्ट फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इन बेसिस पे आप कह सकते हो कि जो सोइल का जो फॉर्मेशन कुछ हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। तो ये सोइल से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट भी है। अक्सर एग्जाम में सोइल वाले क्वेश्चन तो जरूर पूछ ले जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर डिफरेंट टाइप की सोइल पूछ ली जाएगी या फिर उनका कंपैरिजन कि बताइए एरिड वर्सेस ब्लैक सोइल के अंदर क्या डिफरेंट हमें देखने को मिलता है या फिर इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो ये था बच्चों हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऐसी हमारा ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी ताकि आपके एग्जाम में ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सके। तो कैसे लगी बच्चों आपको आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।